वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता का। इसके पहले हमने पढ़ा चुका है पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा है नवपाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा है ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा है लोह युग। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये समाप्त होता है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे तीन नामों से पुकारा गया है। एक है हड़प्पा सभ्यता, एक है सिंधु सभ्यता और एक है सिंधु घाटी सभ्यता। सवाल उठता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक है, तो ये नाम, इसके तीन नाम क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये समझते हैं। ठीक है, ये समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दुनिया में जो पहला व्यक्ति है जिसने बताया था कि ऐसी कोई सभ्यता थी, इसके बारे में उल्लेख किया था, वो व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है चार्ल्स मैसन की और ये घटना है 1826 की। एक्चुअली जो चार्ल्स मैसन है ये कोई हिस्ट्रियन नहीं था, ना पुरातात्विक था। इसे शौक था कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने सिक्के हैं, इसका कलेक्शन करना। तो ये जो आप देख रहे हो भारत, ठीक है, यहाँ पर है पंजाब और कराची का क्षेत्र। तो जो चार्ल्स मैसन है यहाँ पे घूम रहा था वो। ठीक है, यहाँ पे घुमा तो उसे एक दिखी ईंट, ईंट दिखी। ये जो ईंट है, ईंट देखने के बाद जो चार्ल्स मैसन है उसने लिखा कि यहाँ पर, इसे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी एक महान सभ्यता फली फूली होगी। यानी ये ईंट देख के उसको लगा कि यहाँ पे एक महान सभ्यता फली फूली होगी और उसने इस वाक्य को अपने डायरी में लिख लिया। ये कोई हिस्ट्री से नहीं था, ये अपनी निकाला डायरी और उसने सिंपल सा भाषा में लिख लिया कि मुझे ऐसा देख के लगता है, प्रतीत होता है कि यहाँ पे एक महान सभ्यता फली फूली होगी। ये बात है 1826 की। अभी 1861 नहीं आया है और 1904 भी नहीं आया है। यहाँ पे क्या हुआ था ये बताऊंगा मैं आपको। आप सभी जानते हो कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी और इसकी जो लंबाई है ये 34 किलोमीटर थी। लेकिन ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कंपनी कौन सी थी, तो वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बिछाया गया था। अब बता क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन, इसको जो काम मिला था कि भारत में आपको रेलवे लाइन बिछाना है, किसे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो कंपनी थी, इसे काम मिला था। तो भारत में जो है ये हर जगह पर रेलवे जो लाइन है, जो पटरी है, उसको बिछाने का काम करी है इसने। उसी के द्वारा जो है यहाँ पर क्षेत्र है, पंजाब कराची का क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो कंपनी है उसने यहाँ पर भी रेल लाइन बिछाई है। और जब इसने रेलवे लाइन बिछाई है तो उसके लिए उसने खुदाई की। क्या की? खुदाई की। और ये जो ईंट मिलने की जानकारी है ये पहुंचती किसके पास? अंग्रेज तक पहुंचती है। और अंग्रेज जो है इसके उत्खनन के लिए एक प्रविभाग, क्या बोला मैंने, एक प्रविभाग की स्थापना करता है 1861 को। और उस विभाग का नाम होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या होता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है। और इसका जो महानिदेशक होता है उसका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए एक क्वेश्चन करता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम को। हुआ क्लियर? ये जो विभाग है ये बनता है 1861 को। ये भी क्वेश्चन करता है पीटी में, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कि कब बना था? 1861 को ये जो विभाग बन चुका है। ठीक है, इसने जो है 15 और 20 साल इसने काम किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो पौराणिक जो स्मारक है, ठीक है, उनकी रक्षा और उनका संरक्षण करना, उसकी जिम्मेदारी इस विभाग को दी गई थी। हुआ क्लियर? इसने काफ़ी अच्छा तक काम भी किया, परंतु अभी तक इन्होंने उत्खनन नहीं किया था। फिर आता है सन 1904। 1904 में एक अधिनियम लाता है। 1904 में जो कर्जन होता है,
जो कर्जन होता है वो एक लाता है अधिनियम, उसका नाम होता है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत ही भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1904 में। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है, इसे बहुत से अधिकार मिल गए। अधिकार कैसे? स्मारकों की संरक्षण करना। अधिकार कैसे? अधिकार था स्मारकों का संरक्षण करना, स्मारकों का संरक्षण करना, उसका पुनर्स्थापित करना, ये उसका अधिकार मिल गया इसे। ठीक है? और इसी प्रकार जो है भारत में जो पुरानी स्मारक थी, ठीक है, उनका संरक्षण करना, उनका पुनरुत्थान करना, और इसके लिए उन्होंने 3 टीम बना दी। और 3 टीम के अंतर्गत एक टीम थी किसकी? उसके हेड कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। हुआ क्लियर? दयाराम साहनी 1921 में टीम बनी थी, उसके ये हेड थे। और इसके बाद क्या होता है, और ये जो दयाराम साहनी होते हैं, ये जो इसके पहले जिन्होंने लिखा था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता फली फूली होगी, कौन? चार्ल्स मैसन। इसने जो लिखा था यहाँ पर, इसने जो पहली बार उल्लेख किया था कि यहाँ पर यानी पंजाब जो कराची क्षेत्र है, यहाँ पर एक महान सभ्यता फली फूली होगी, उसको ये पढ़कर इसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर यहाँ पे खुदाई करते हैं। कहाँ पर? पंजाब वाले क्षेत्र में। हुआ क्लियर? और उसमें क्या होता है, जब खुदाई करते हैं, तो जब खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो वर्तमान में जो पहला शहर था, वो मिलता है हड़प्पा शहर। और जो हड़प्पा शहर मिलता है, तो उसके आसपास एक सभ्यता मिलती है, और उस सभ्यता का नाम रखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये ध्यान रखना कि किसी भी सभ्यता का नाम वहाँ पर मिला गया पहला शहर या पहला स्थान जो होता है, उसका जो नाम होता है, उस नाम के आधार पर ही उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। जैसे कि वर्तमान शहर कौन सा था वहाँ पर? वहाँ पे था हड़प्पा शहर था। उसके आसपास यहाँ पे सभ्यता मिली, इसलिए उसे क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता बोला गया। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता कब की है, तो वो है 1750 से लेकर 2250 ईसा पूर्व की है। और इस वक्त कोई भी भाषा का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पे लिपि थी। लिपि कैसी थी? वो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो यहाँ पे कोई भी शब्द ऐसा हड़प्पा नहीं था, परंतु जो वर्तमान शहर था उसका नाम था हड़प्पा शहर। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि जब हड़प्पा सभ्यता में कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, तो वहाँ के लोग बोलते कैसे थे? तो वहाँ की भाषा थी भाव चित्रात्मक भाषा थी। ये कैसी होती है? जैसे कि आज मैं समझाऊँ आपको, मैं सिंपल सी भाषा में, तो जिस प्रकार से आज जो है जानवर लोग बात करते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से मानव भी उस समय इस प्रकार की भाव चित्रात्मक के आधार पर बात करता था। जैसे उसे कुछ भी बोलना है, तो अपने चेहरे के भाव या उससे समझ नहीं पाया तो वो चित्र बना दे ऐसा। तो चित्रों के माध्यम से, भाव के माध्यम से जो अपनी बातों को वो पहुँचाता था, उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। हुआ क्लियर? आपको बता दूँ मैं आपको कि 1973 में एक को मिला है नोबेल प्राइज़, और उसका नाम है कॉर्न वान फ्रिक्स। क्या नाम है? कॉर्न वान फ्रिक्स। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने मधुमक्खी जो आपस में बात करती है, उस बात को इसने डिकोड कर लिया था। और डिकोड करने के कारण ही 1973 में इसे मिला है नोबेल प्राइज़। जैसे कि आप देखना, जो दीमक है, दीमक का भी जो समाज होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग समाज होता है। इसमें सेनापति होता है, इसमें राजा होता है, इसमें रानी होती है, ठीक है? तो इसी प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, उनकी जो क्या थी भाषा? वो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि हड़प्पा सभ्यता में भाषा कौन-सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि। ये क्वेश्चन करता है कि कौन-सी भाषा थी? उसका नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। यानी कि वो अपनी बात को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और चित्रों के माध्यम से बोलते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है, वहाँ पे जो भीमबेटका है, वहाँ पे हमें चित्र मिले गए हैं उकेरे हुए चट्टानों पर। वो चित्रों के माध्यम से बातें अपनी कहते थे। इसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। हुआ क्लियर? तो आप जान चुके होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो 3 नाम पुकारते हैं हम, उसमें से हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे रखा गया? क्योंकि जो
उत्खननकर्ता थे, उनको वहाँ पे सभ्यता मिली, उसमें जो पहला शहर मिला था, वो था हड़प्पा शहर था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हुआ क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सिंधु सभ्यता क्या होती है। इसके बाद जो है वहाँ पे और अधिक मात्रा में खुदाई की गई। तो जहाँ-जहाँ पर सिंधु नदी थी, वहाँ-वहाँ पर खुदाई की गई। तो इस सभ्यता का नाम जो है, इस सभ्यता का नाम जो है क्या रख दिया गया? वो रख दिया सिंधु सभ्यता रख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जो और खुदाई की गई, तो जो सिंधु नदी है उसके आस-पास जो भी स्थल मिले, उन स्थलों को मिलाकर बोल दिया गया क्या? सिंधु सभ्यता बोल दिया गया। ठीक है? फिर उसके बाद और खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो देखा गया कि सिंधु नदी है, ठीक है? उसकी जो सहायक नदी है, उसके आस-पास बहुत सारे स्थल हैं इस सभ्यता के। तब इसका जो नाम है वो कर दिया गया फाइनली और परफेक्टली क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्लियर? यानी कि समय के साथ खुदाई चलती गई, समय के साथ उत्खनन चलता रहा और समय के साथ जो है सभ्यता का विकास होते गया। सभ्यता के जो शहर मिलते गए, तो सभ्यता का जो नाम है वो बदलता गया और जो अंतिम और जो परफेक्ट नाम था और जो फाइनल नाम था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से पुकारा जाता है। कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका होगा। एक है हड़प्पा सभ्यता, एक है सिंधु सभ्यता और एक है सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्लियर? अब देखना जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत में यहाँ-यहाँ पर फैली है। जैसे अब दिखाऊँ मैं आपको तो भारत में ये त्रिकोण क्षेत्र में फैली है इस टाइप की। तो ये जो भारत में त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली है, सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्लियर? अभी इसकी जो उत्खननकर्ता है, लेकिन अभी भी इसकी जो स्थल मिलते रहते हैं। जैसे अभी यूपी में ही एक स्थल मिला था और उसमें 4 से 5 जो है मम्मी टाइप के ही मिले थे और वो भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं। तो भारतीय तुम जानते हो कैसे होते हैं, भारतीय ने बोल दिया कि ये 5 पांडव हैं, जिसमें से एक कुंती है, 5 पांडव है इस टाइप से, ठीक है? तो भारतीय होते जानते हो आप, ठीक है? तो वो बड़ा इश्यू नहीं है, पर अभी भी इसकी जो खोजबीन चल रही है और उसके स्थल मिलते हैं। अब बात करते हैं किसकी हम? अब हम बात करते हैं किसकी? इसके समय काल की। तो अलग-अलग जो पुरातात्विक हुए हैं, इन्होंने अलग-अलग समय दिया गया है इसका। लेकिन एक व्यक्ति हुए हैं, एक उत्खननकर्ता हुए हैं, इनका नाम है डी.पी. अग्रवाल। इन्होंने समय बताया है, वो बताया है 1750 बीसी से 2250 बीसी, ये हड़प्पा काल का बताया गया समय। और ये जो समय काल है 1750 से लेकर 2250 बीसी के मध्य निकाला गया है। इसे ऑथेंटिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके ये समय काल निकाला गया है। हुआ क्लियर? और किसने निकाला है? ये निकाला है डी.पी. अग्रवाल ने। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता काल पूछता है आपसे तो क्या है वो? 1750 से लेकर 2250 बीसी। हुआ क्लियर? इसका आकार क्या है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके 4 क्षेत्रों में ये फैली हुई है। ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे उत्तर का जो भाग है, वो है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे पूर्व का भाग कौन-सा है? तो वो है आलमगीर पूर्व, ठीक है? सबसे दक्षिण का भाग कौन-सा है? तो वो है दायमाबाद। और सबसे पश्चिम का भाग है, वो है सूत कांगेडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। हुआ क्लियर? कहने का मतलब ये है कि इसके 4 क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली हुई है। और भी फैली हुई है, ऐसा नहीं, पर उसको रिसर्च चल रही है, उस पे उत्खनन चल रहे हैं, परंतु जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है। और जस्ट इसके पहले बताया था मैंने कि तायाबाद जो है, ये जारवा संस्कृति का एक शहर है और जो ताम्र पाषाण कालीन जो शहर है, उसमें सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? वो है दायमाबाद। और यहाँ से एक रथ मिला है, वो रथ मिला है तांबे का, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश पीएस ने पूछा था कि रथ कहाँ से मिला है? तो वो मिला है दायाबाद से। परंतु ये बताया था ना आपको कि जो उत्तर प्रदेश पीएससी है, वहाँ पूछा था कि जो रथ मिला है तांबे का, उसे खींच कौन रहा है? तो उसे खींच रहा है, बैल खींच रहा है। ये कहाँ से मिला है? दायाबाद से। और दायाबाद ही जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन-सा है? वो है मांडा।
सबसे पश्चिम में कौन सा है, वो कांगेर। सबसे पूर्व में क्या है, वो आलमगीरपुर मेरठ में। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार है, और इसका क्षेत्रफल जो है ये लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सभ्यता है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन करता है कि यहाँ की जो स्थल है ये इसके प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करता है कि ये स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, प्लस से किस नदी किनारे मिले हैं। ठीक है। और इनका समाज क्या था, धर्म क्या था, राजनीति क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करता है। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर, जिसमें समझा है कि इस हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से क्यों पुकारते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे के पॉइंट। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है हम कल करेंगे। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मानस एकेडमी के एप्लीकेशन में, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय।